डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएड स्पेशल एजुकेशन के पेपर ACSV 03 इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रेटजी के ब्लॉक 1 प्रिंसिपल्स ऑफ कंसेप्चुअल डेवलपमेंट एंड प्लस करिकुलम अडेप्टेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन है। इसी ब्लॉक को पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। पिछले क्लास में हमने ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के असिस्टिव डिवाइस के ऊपर चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा ब्रेल लिखने से जो रिलेटेड जो भी असिस्टिव डिवाइस है उस पे चर्चा करेंगे। जो पहला है हमारा ब्रेल डुप्लीकेटर और लेखन। जैसे हम जेरोक्स कॉपी निकालते हैं, अगर कुछ प्रिंटेड है या हमारा नोट्स है या कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है तो उसका हम ईज़िली, अगर हमें 10 कॉपी उसका निकालना है, 20 है, 2 भी निकालना है तो ईज़िली हम जेरोक्स मशीन से उसका जेरोक्स कॉपी निकाल लेते हैं। उसी तरह से ये थर्मोफॉर्म यंत्र, थर्मोफॉर्म मशीन है जो ब्रेल में लिखा हुआ, अगर कोई पेपर पे लिखा हुआ कोई डॉक्यूमेंट्स है या बुक्स है तो उसका फोटोकॉपी निकालने का काम करता है। इंडू थम एक स्वदेशी अर्ध संचालित ब्रेल डुप्लीकेटिंग मशीन है। यह आमतौर पर ब्रेल पेपर पर तैयार किए गए मास्टर से इंडू थम या ब्रेलोन सीट पर ब्रेल सामग्री की कई प्रतियां निकालने के उपयोगी है। यह मशीन वैक्यूम और उच्च तापमान के सिद्धांत पर काम करती है। जो भी इसके अंदर का जो फंक्शन है या जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से इसमें हाई टेम्परेचर और वैक्यूम का इस्तेमाल किया जाता है ब्रेल पेपर का जेरोक्स कॉपी निकालने के लिए। फिर हमारा दूसरा है ब्रेल लेखन मशीन। कागज़ के एक तरफ लिखने के लिए एक ऊपर की ओर टाइपराइटर, जैसे टाइपराइटर बहुत लोगों ने देखा होगा जिसमें हम पेपर इंसर्ट करके, जिससे ब्रेल लिपि में लिखे जाने पर पढ़ना संभव हो जाता है। सबसे लोकप्रिय ब्रेलर है। इसमें भी जो ब्रेल लिखने के जो मशीन है, यंत्र है, उसमें भी बहुत तरह के आते हैं। जैसे आपका मोबाइल के कितने सारे वर्जन आ गए। पहले बटन दबाने वाला था, फिर अभी टच स्क्रीन है। तो इसमें भी टाइम टू टाइम जो भी हमारा इसमें जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है तो आपका मोबाइल, लैपटॉप सब में नए नए वर्जन आ रहे हैं और उस सब में नए नए फंक्शंस है। उसी तरह से ब्रेलर में भी अभी तक जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें बहुत सारा फंक्शन नए ऐड हुए हैं और बहुत आराम से इस्तेमाल किए जाने वाले हो चुके हैं। तो स्टेनो लाइक मशीन फॉर ब्रेल, इस ब्रेल शॉर्ट हैंड मशीन पर लगभग 160 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखा जा सकता है। ये हमारा पुराना वर्जन है। फिर दूसरा है हमारा परकिंस टाइपराइटर। परकिंस ब्रेलर का एक नया संस्करण स्मार्ट ब्रेलर जो पहले इस्तेमाल होता था वो परकिंस टाइपराइटर था। फिर इसको भी जो इसका नया वर्जन आया उसका नाम है स्मार्ट ब्रेलर। डेविड एम्स मॉर्गन द्वारा आविष्कार किया गया था और 2011 में जारी किया गया था। स्मार्ट ब्रेलर क्लासिक परकिंस ब्रेलर की यांत्रिक क्रिया पर आधारित है। इसमें इम्बोसर, जो भी हम जैसे ब्रेल स्लेट में जो स्टाइलस से हम प्रेस करते हैं तो पीछे जो उभरा हुआ रहता है उसे ही यहाँ पे इम्बोसर कहा गया है। इम्बोसर की यांत्रिक गति को पकड़ने वाले सेंसर शामिल है। जब यह संचालित होता है तो दृष्टि और दृष्टिहीन दोनों व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लिए टेक्स्ट टू स्पीच, ऑडियो फीडबैक और एक डिजिटल डिस्प्ले जोड़ता है। जो इस पे स्क्रीन भी लगा हुआ है, जो आप बोलोगे उसे भी वो टाइप करेगा या उस पर डिस्प्ले दिखाएगा। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, इसका लेफ़्ट मार्जिन गाइड, राइट मार्जिन गाइड, जैसे हम लैपटॉप पे
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कई बार सेटिंग करते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए या टाइप करने के लिए। फिर पेपर फीड नॉब, पेपर डालने का भी यहाँ पे जगह दिया हुआ है। पेपर कि कहाँ से हम वहाँ पे उस खोल के और पेपर उसमें जो ब्रेल पेपर है उसको डालेंगे। लाइन स्पेसिंग की 3, 2, 1, फिर की इजी ग्रिप हैंडल, स्पेस बार, जैसे बहुत सारा जो इसमें आपका की का जो नाम है वो जो हम लैपटॉप या अपने पीसी में कीबोर्ड में इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से उसी उतना बड़ा तो नहीं है लेकिन उसी तरह से समान रूप से है। की स्पेस, बैक स्पेस की 4, 5, 6, तो ये सारे इसके जो परकिंस ब्रेलर हैं उसके कुछ की है और किस तरह से हम इसको खोलेंगे, या फिर जो आपको सामने दिखाई दे रहा है जहाँ पे परकिंस लिखा हुआ वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। जो आप बोलोगे वो हम ब्रेल में टाइप भी होगा और वहाँ साथ में क्या टाइप हुआ वो आपको स्क्रीन पे भी दिखाएगा। तो उससे फीडबैक या गलत हो गया तो उसको हम फिर से ठीक कर सकते हैं। तो ये वीआई बच्चे को इससे ब्रेल वो लिख सकते हैं आराम से, मतलब लिखना सीख सकते हैं। और जो उनके टीचर है या जो दृष्टिवान व्यक्ति है वो भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी इसका इस्तेमाल आसानी से करते हैं। फिर दूसरा है हमारा लेखन युक्तियाँ, जैसे इंटरलाइन ब्रेल फ्रेम, स्टाइलस, पॉकेट ब्रेल फ्रेम, स्पर्शनीय स्केचिंग ड्राइंग बोर्ड। जैसे जो ब्रेल स्लेट है उसमें भी बहुत तरह की या बहुत वैरायटी है। एक बड़े साइज़ का आएगा और एक पॉकेट ब्रेल फ्रेम आएगा जिसको हम कहीं भी अपने पॉकेट में डाल के कैरी कर सकते हैं। ब्रेल स्लेट वाला आएगा, इसमें भी जर्मन ब्रेल फ्रेम है। तो ब्रेल फ्रेम में भी बहुत सारे प्रकार के हैं, जैसे बहुत सारा ब्रेल फ्रेम है वो एल्युमिनियम का बना हुआ है, कई है वो प्लास्टिक का बना हुआ है। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है वो पॉकेट ब्रेल फ्रेम है और वो बहुत ही छोटा है, जैसे नोटपैड के आप उसमें इंसर्ट करके या अपने साथ कभी भी कहीं भी कैरी कर सकते हैं। अगर कुछ लिखना है या हमें नोट करना है तो इससे आसानी से हम कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सबके पास सारे बच्चों के पास स्मार्टफोन हो हुआ या फिर जो बोला जा रहा है लेक्चर है वो रिकॉर्ड कर ले। तो इसलिए बहुत सारे अभी तो लगभग सभी लोगों के पास है, लेकिन हो सकता है कई लोगों के पास नहीं भी हो। और जब ये रिकॉर्डिंग का या फिर इतना ईज़िली सभी के पास मोबाइल नहीं था तो इसी का इस्तेमाल किया जाता था, बच्चे इसी का अधिक इस्तेमाल करते थे। ये रीज़नेबल है, एफोर्डेबल है, मतलब कि कहीं भी कोई भी बच्चा आराम से, इसमें उतनी ज़्यादा लागत नहीं है जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लागत होती है। फिर आप पिक्चर में देख रहे हो कि एक वेलक्रो और ड्राइंग पेन है, जिससे हम आमतौर पर जो बच्चे को हम ड्राइंग करना सिखाते हैं जो समान बच्चे हैं, दृष्टिवान बच्चे हैं उनको। लेकिन यहाँ पे वीआई बच्चे अगर देख नहीं पा रहे हैं तो वो किस तरह से ड्राइंग करेंगे या उनको हम कैसे कुछ बनाना सिखाएंगे, तो उसके लिए है। फिर यहाँ पे एक और पिक्चर उसमें आप देख रहे हो स्पर्शीय स्केचिंग ड्राइंग बोर्ड। इस पे जो पेन से है वो जो भी आप बनाओगे, हाउस है, घर है, कोई भी ऑब्जेक्ट या आकार जिस तरह का भी बच्चा बनाना चाहता है या हम उसको सिखा रहे हैं तो वो उभरा हुआ होता है। तो उसको बनाने के बाद बच्चा उसे टच करके आराम से उसको अनुभव, उसका एक्सपीरियंस कर सकता है, कैसा बना है, किस तरह का बना है, या किस तरह से हमें लाइन खींचना है, या हमारी लाइन टेढ़ी हो गई है तो उसको हम फिर से दोबारा करें। तो ये सब जो डिवाइसेस है उससे हम बच्चों को ड्राइंग करना, ब्रेल लिखना या कोई ड्राइंग बनाना सिखाते हैं। फिर हमारा दूसरा है प्रोजेक्ट डिज़ाइन, वस्तुएं स्वरूप रचना। जैसे बहुत सारा जो आजकल है ऐसे डिवाइस या फिर ऐसा हम प्रोडक्ट बनाते हैं जो डिसेबल फ्रेंडली हो, जो वो आसानी से इस्तेमाल कर सके। जैसे किचन में है, मेजरिंग कप की बात है, या फिर उसमें सेंसर लगा हुआ है कि अगर गर्म पानी डाले तो उसमें से आवाज़ हो। तो इस तरह से बहुत सारे किचन वेयर डेवलप्ड हुए हैं
और इस्तेमाल भी कर सकते हैं और करते भी हैं। लेकिन यहाँ पे फिर वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाली बात है कि जो कैपेबल वो खरीद सकते हैं, लेकिन जो गांव के लोग हैं या जिनके पास इकोनॉमिकली वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनके लिए ये चीज़ें हैं वो ख़रीदना या फिर मैनेज करना थोड़ी दिक्कत की बात है। तो यहाँ पे जो आप पिक्चर में देख रहे हो ब्लाइंड एडेप्टर, मैग्नेटिक एडेप्टर, जैसे चार्जिंग का है तो चार्जिंग लगाने के लिए ये मैग्नेटिक एडेप्टर है। एक आपके प्लग में लगा हुआ है, दूसरा आप वहाँ पे दूसरा सिरा उसका लेके जाओगे तो वो मैग्नेट से अपने आप को चिपका लेगा। तो ये ऐसे चार्जिंग को, जब भी चार्जिंग का पिन हम उसमें लगाते हैं तो बच्चे को नहीं लगाने देते हैं क्योंकि वो सेफ्टी नहीं है। तो यहाँ पे ये है जो उनके हिसाब से या उनके ज़रूरत के हिसाब से बनाया हुआ है। तो इससे मोबाइल चार्ज करना या लैपटॉप चार्ज करना, बहुत सारे चीज़ें हैं। जैसे किचन में भी बहुत सारा चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रिक से चलती है। माइक्रोवेव ओवन है या फिर फ्रिज है, इलेक्ट्रॉनिक जो स्टोव है, तो वो सब भी इलेक्ट्रिक से ही चलती है। तो इसका इस्तेमाल आसानी से वो ईज़िली और आराम से कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है गणितीय युक्तियाँ। जैसे अगर बच्चे को मैथ्स पढ़ाना है, हमें अलजेब्रा पढ़ाना है, ज्योमेट्री पढ़ाना है, तो इसमें टेलर फ्रेम का इस्तेमाल होगा, जिसमें आप पिक्चर में देख रहे हो। इसमें जो भी अलजेब्रा से रिलेटेड जो सम्स है वो बच्चे सॉल्व करते हैं। फिर गणित ब्रेल लेखन बोर्ड, जैसे हम जो ब्रेल बोर्ड है या ब्रेल फ्रेम है उसका हम लिखने के लिए भी और कई बार उसका मैथ्स में भी प्रयोग करते हैं। जैसे हम और आप लिख के कॉपी में सम सॉल्व करते हैं उस तरह से। फिर अवेकस है, इसमें आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, इसे बच्चे को सिखाते हैं। फिर टॉकिंग कैलकुलेटर, ज्यामिति किट, जैसे ज्यामिति किट में आपका आप पिक्चर में देख रहे हो कंपास है, प्रोटेक्टर है, डिवाइडर है। तो ये जो है वीआई बच्चों के लिए इस तरह का बनाया हुआ है कि वो आसानी से इसके द्वारा वो अपना जो भी ज्योमेट्री से रिलेटेड सम्स है, जैसे ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, तो उससे रिलेटेड जो भी सम्स है उसको आसानी से वो सीख सके और उसको सॉल्व भी कर सके। फिर जियो बोर्ड, जिस पे आपको जियो बोर्ड है उस पे आप अगर बच्चे को आकार बनाना या समझाना सिखाना, जैसे स्क्वायर है, ट्रायंगल है, आप पिक्चर में देख भी रहे हो कि वो बनाया हुआ भी है। और यहाँ पे हमने इलास्टिक का और उसका जियो बोर्ड का इस्तेमाल किया है। फिर टार्चिंग जियो किट, वो भी यहाँ पे आपको सबसे ऊपर पिक्चर में दिख रहा है। तो टार्चिंग जियो किट है, इसका भी इस्तेमाल बच्चे को ज्योमेट्री पढ़ाने में किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा अल्प दृष्टि दोष सहायक उपकरण, जो लो विजन बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि लो विजन बच्चे हैं वो देख पा रहे हैं लेकिन स्पष्ट रूप से या क्लियर देखने में उनको कठिनाई हो रही है। तो इसमें बहुत सारे जो असिस्टिव डिवाइस है वो इस तरह से मैग्नीफाइंग स्पेक्ट्रल्स, हैंड मैग्नीफायर, हेड मैग्नीफायर, टेलीस्कोप, बहुत सारे इसमें जो उपकरण हुआ आप लोगों ने जैसे दूरबीन है, या ये तो सारे लोगों ने बहुत बार इस्तेमाल भी किया होगा या कई लोगों के पास खुद होगा भी। और वीडियो मैग्नीफायर है, तो ये सारे जो डिवाइस है वो लो विजन बच्चों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे फिर है फ्रेशनल मैग्नीफायर, आप पिक्चर में देख रहे हो कि जो भी पैम्पलेट है या बुक है उसके आगे आपने रखा है तो वो वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। फिर पॉकेट मैग्नीफायर, जिसको आप छोटा है साइज़ में, उसको हम आसानी से कैरी कर सकते हैं अपने साथ। और फिर जहाँ भी हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि हर जगह तो जो बड़ा डिवाइस है उसको हम कैरी कर नहीं पा रहे हैं, करने में दिक्कत होगी। और जो छोटा फॉर्म में है या छोटे हैं उनको हम आसानी से कहीं भी कैरी कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहीं घूमने के लिए गए, कहीं टूर पे गए, तो उस टाइम ये सब जो छोटे आकार का है वो जो डिवाइस है वो हम आसानी से कैरी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा विजन एड रीडिंग स्टैंड, जो आपको यहाँ पे पिक्चर में ऊपर आप देख रहे हो, अल्प दृष्टि वाले लोगों के लिए नीली रेखा वाले कर्सर के साथ पढ़ने की सहायता, जो उसमें आपका ब्लू कर्सर दिख रहा है उसके सहायता से वो वहाँ पे
पढ़ेंगे तो फिर उनका लाइन पढ़ने का जो लाइन है वो ऊपर नीचे नहीं होगा या फिर मिस नहीं होगा, उनसे छूटेगा नहीं, क्योंकि हमको उस लाइन को फॉलो करके पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है ग्लोब मैग्नीफायर। जो आप पिक्चर में देख रहे हो कि जो भी हम न्यूज़पेपर है या बुक है, वहाँ पे अगर ग्लोब मैग्नीफायर को हम रखते हैं तो वहाँ का जो फ़ॉन्ट है वो बड़े आकार के बड़े आकार में डिस्प्ले होगा। तो उससे भी जो क्योंकि आमतौर पर जो बुक्स होती है या न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बहुत ही छोटा होता है, तो वो उनका फ़ॉन्ट साइज़ ये बड़ा कर देगा, तो इससे पढ़ने में आसानी होगी। फिर हमारा ब्रेल पढ़ना। जिन छात्रों को ब्रेल लिपि पढ़ाई जा रही है उन्हें बोलचाल की भाषा की समझ होनी चाहिए। जैसे हम अगर बच्चे को ब्रेल पढ़ना सिखा रहे हैं तो उनको जो हम बोल के क्या बता रहे हैं या क्या समझा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात की क्लियरिटी या उनको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे बच्चे को वो क्लियर समझ में नहीं आएगा तो फिर उनको ब्रेल पढ़ने में भी कठिनाई होगी। बच्चों को दोनों हाथों का प्रयोग करना चाहिए। कई बार स्टार्टिंग में जब हम बच्चे को ब्रेल सिखाते हैं तो एक फिंगर का फिर एक हैंड का इस्तेमाल करते हैं। जब धीरे धीरे उनका उसमें अच्छा होने लगता है तो वो दोनों हैंड का इस्तेमाल करने लगते हैं, दोनों इंडेक्स फिंगरों का अपने साथ या फिर दोनों हाथों का, क्योंकि बुक पे है तो आप इस तरह से रख के आराम से इस्तेमाल करके वो पढ़ना सीखते हैं। फिर दोनों हाथों को लाइन के प्रारंभ में रखना ज़रूरी है। जब हम दोनों हाथों का इस्तेमाल करना सिखाएंगे या फिर एक हाथ से भी अगर बच्चा स्टार्टिंग में पढ़ रहा है तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है या स्टार्टिंग लाइन है वहाँ पे रख के हम उसको पढ़ना सिखाएंगे। बाएं हाथ को विपरीत दिशा में घुमाना चाहिए और तुरंत अगली पंक्ति की शुरुआत का संकेत देना चाहिए। फिर विद्यार्थियों को बिंदुओं को धीरे से छूना चाहिए। जो भी डॉट्स है या जो भी उभरा हुआ है उसको हमें आराम से छूना चाहिए, एकदम हल्के हाथों से, बहुत ज़ोर से दबाना नहीं चाहिए, नहीं तो वो सारा जो ब्रेल में लिखा हुआ है वो ख़राब हो जाएगा और फिर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा अक्षर है, ए है, बी है या फिर हिंदी में है तो जो भी लिखा हुआ है वहाँ पे तो उसको पढ़ने में या पहचान करने में कठिनाई होगी। अच्छे दोनों हाथों वाले पाठकों को धीरे से छूना सिखाना चाहिए। तेज और सटीक ब्रेल पढ़ने के लिए साफ और नर्म हाथ महत्वपूर्ण है। जो भी बच्चे को हम ब्रेल सिखाते हैं तो बच्चे के लिए जैसे हम अपने आँखों से देखते हैं उसी तरह जो वे बच्चे उनके लिए जो आँख का काम है वो हमारे फिंगर पॉइंट्स जो ऊपर के फिंगर टिप के हैं वही काम करते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है जो वीआई बच्चे हैं उनका जो फिंगर का जो फिंगर टिप है, जो आगे का जो पोर्शन है वो ख़राब ना हो, उसमें जैसे उसमें घर्षण होने से या फिर जैसे बहुत सारे हम लोगों का सेंसेस उतना जल्दी काम या फिर उतना पता नहीं चलता क्योंकि हम अपने उंगली पे ध्यान नहीं देते हैं उतना ज़्यादा, क्योंकि हम आँख पे ज़्यादा अपना प्रयोग करते हैं देखने में या कुछ में, जैसे गर्म चीज़ पकड़ लिया या फिर किचन में काम कर रहे हैं तो गर्म पतीले को ही हाथ से पकड़ के उठा दिया जल्दी से, तो ये सब करने से या फिर मिट्टी में या फिर इस पे घर्षण करने से जो फिंगर टिप है वो ख़राब हो जाते हैं। तो जो वीआई बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसका खास ध्यान रखें, इसको ख़राब होने से बचाए। अगर फिंगर टिप ख़राब हो जाता है किसी वीआई बच्चे का तो उसको ब्रेल सीखना एक कठिनाई होगी। अगर पूरी तरह से ख़राब हो गया है तो समझिए कि वो ब्रेल नहीं सीख पाएंगे, इसलिए इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। फिर ब्रेल लेखन। ब्रेल लिखने के लिए बच्चा विशेष उपकरण का उपयोग करता है। बच्चे आमतौर पर ब्रेल पैड और लेखन जो ब्रेल स्लेट है या स्टाइलस है उसका प्रयोग करते हैं। पॉकेट संरचना और ब्रेलर का उपयोग करते हैं। जो बच्चे मैकेनिकल ब्रेल राइटर खरीद सकते हैं वे इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसकी उचित लागत के कारण सभी बच्चे इस उपकरण के लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि जो भी जैसे जिस तरह से लैपटॉप सब अफोर्ड नहीं कर सकते उसी तरह से जो स्मार्ट ब्रेलर है वो सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ब्रेल स्लेट और स्टाइलस से ही लिखना
सीखना पड़ता है। स्लेट और लेखन में ब्रेल बिंदु नीचे की दिशा में मुद्रित होती है, जबकि यांत्रिक ब्रेल लेखन में प्रिंट ऊपर की दिशा में होता है। जैसे हम आप टाइपराइटर में आप देखोगे कि जब भी पेपर पे टाइप करते हो तो ऊपर की तरफ वो टाइप होता जाता है। और ब्रेल लेखन बोर्ड और पेन से विशेष रूप से व्यापक है। लिखते समय बच्चे को बोर्ड के दाईं से बाईं ओर बिंदु उभारना होता है। इसके बाद बच्चे को कागज़ को पलटकर बाएं से दाएं ओर पढ़ना होता है। तो ये ब्रेल हम लिखने के टाइम राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं, लेकिन पढ़ने के टाइम हम लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हैं। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम इस तरफ से डॉट्स बनाते हैं तो पीछे वो उभरता है, तो फिर हम पेज को पलट के पढ़ना शुरू करते हैं। फिर है ब्रेल लिपि लिखने के लिए आवश्यक कौशल। जैसे ब्रेल बोर्ड पर लिखने के प्रभावी उपयोग के लिए आवश्यक कौशल सबसे महत्वपूर्ण है। ब्रेल के 6 बिंदुओं जैसे 1 2 3 4 5 6 है की समझ उनमें विकसित करना होता है। पहले तो हम ये जो 6 डॉट्स है या जो ब्रेल से स्लेट में या जो सेल में 6 बिंदुएं हैं, उनकी समझ या उनका कंसेप्ट उनको क्लियर होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बच्चे समझे कि ब्रेल बोर्ड का क्या मतलब है। प्रभावी ढंग से ब्रेल लिपि लिखने के लिए बच्चे में निम्नलिखित कौशल होना जरूरी है। जो पहला है आपकी उंगलियों की गुणवत्ता, जो अभी मैंने आपको हमारे जो फिंगर टिप है उनको अच्छा होना चाहिए। गणना, हेर फेर कौशल या बारीकी, जो बारीकी से बारीक चीज़ भी आप अगर टच कर रहे हो तो आप उसको अनुभव कर रहे हो या बता पा रहे हो। जैसे कई लोग को आप कुछ टेक्सचर में अगर पता नहीं चल रहा, जैसे आप कपड़े का टेक्सचर ले लो या फिर, तो वो 2 चीज़ अलग अलग चीज़ों को टच कर रहे हैं, उनका टेक्सचर अलग है, लेकिन वो आइडेंटिफाई या नहीं बता पा रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस है। जैसे कपड़े में भी आपका कॉटन है, सिल्क का है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, तो इसमें जो छूते ही आप उसके टेक्सचर को बता दोगे अगर ये तो ये है और ये दूसरा है, डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि नहीं। फिर जो हैंड मूवमेंट है वो, या फिर हैंड का जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा है कि नहीं। गति, मोटर सामान्य और मांसपेशियों पर नियंत्रण, जो उनका बच्चे का जो हैंड मूवमेंट है वो किस तरह का है, वो अच्छा है कि नहीं, वो कर पा रहे कि नहीं मूव अपने, जब स्टाइलस अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं उस टाइम उनका जो हाथ का जो रेस्ट का मोमेंट है वो, या फिर होल्ड कर रहे हैं उस चीज़ स्लेट को या फिर स्टाइलस को, पेज पलट रहे हैं, पेज लगा रहे हैं, तो ये सब चीज़ में भी जो उनका ग्रॉस मोटर है, फाइन मोटर है, वो बच्चे का अच्छे से डेवलप्ड है कि नहीं, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो पहले हमें वो ठीक करना होगा, फिर बाद में हम आगे का जो काम है वो करेंगे। प्रचलित ब्रेल शब्दों को पढ़ने की क्षमता, जब हम जैसे जैसे बच्चे को लिखना स्टार्टिंग करते हैं, जैसे आमतौर पर भी जो सामान्य बच्चे उनको हम अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं, ABC, अगर इंग्लिश में बच्चा सीख रहा है, या फिर मदर टंग या फिर अदर कोई लैंग्वेज जैसे गुजराती है, हिंदी है, पंजाबी है, बंगाली है, तो सब में जो उनका उस भाषा का जो अल्फ़ाबेट से वो लिखना शुरू करते हैं। तो जो भी हम अल्फ़ाबेट बच्चे को सिखाना शुरू करते हैं एक एक करके, तो उस एक एक को भी हमें आइडेंटिफाई कराते हुए या उसको बताते हुए कि इस पीछे ऐसा उभरेगा तो ये ए है, फिर बी अगर है तो उसको टच करेंगे तो कैसा फील होगा बच्चे को, सी किस तरह का है, तो इस तरह से हमें बच्चे को पढ़ाना। जैसे आम बच्चे, सामान्य बच्चे को हम सिखाते हैं नर्सरी, जूनियर केजी, प्ले ग्रुप में, उसी तरह से तो ब्रेल लिपि भी उसी तरह से हमें VI बच्चे को सिखाना है, स्टेप बाय स्टेप। फिर टेक्नोलॉजी ने हमारी सभी समस्याओं का समाधान नहीं किया है, लेकिन इससे कई समस्याओं का नाटकीय रूप से कम कर दिया। जो भी टेक्नोलॉजी है या फिर बहुत सारे नए नए उपकरण आ रहे हैं, उससे हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व भी हुए हैं। बहुत सारे जो है वो इनके ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, या फिर बहुत सारे समस्याओं को कम कर देता है, ख़त्म नहीं करता लेकिन कम ज़रूर कर देता है। इससे दिव्यांगों के लिए कई रास्ते खुले हैं जो अब तक बंद माने जाते थे।
कई पहलुओं के बावजूद तकनीकी विकास प्रगति का दृष्टिबाधित बच्चों के पुनर्वास पर कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कुछ कारण इस प्रकार है। जो पहला है आपका तकनीकी विकास के बारे में सूचना का प्रसार नगण्य है। जैसे बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में जो वीआई बच्चे वो जानते ही नहीं है या उनकी पहुंच उस तक नहीं है। जैसे शहरों में तो उपलब्ध है, लेकिन छोटे शहरों में या गांव में उस चीज़ को कोई नहीं जानता। उनके लिए वो अभी तक उससे वो अनभिज्ञ है, उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर उन तक पहुंच नहीं हुई है या वो उन तक नहीं पहुंच पा रहे। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी वो अप्लाइंसेस तो है, लेकिन जो वीआई बच्चा है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, किसी भी कारण से हो, और उस तक उसकी पहुंच नहीं। दूसरा है विशिष्ट उपकरणों के उपयोग और रख रखाव के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। कई बार कोई नया जो आता है डिवाइसेस वो हम ले लेते हैं, लेकिन इसको किस तरह से अगर ख़राब हो गया तो ठीक करना है, इसका रख रखाव कैसा है, तो उस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। तो कुछ दिनों के बाद वो अगर ख़राब हो गया तो ऐसे बंद पड़ा हुआ है उसको, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा हम कहाँ पे जाके ठीक करवाएं, कैसे इसको अपने आप से ठीक करें या इसका रख रखाव किस तरह से करना है। तो उसकी वजह से भी जो स्पेशल जो उपकरण है या डिवाइस है उसका उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाता या वो बच्चे की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता। फिर तीसरा है सहायक या ऋण के पूर्ण भुगतान के माध्यम से सार्थक की गारंटी ऐसी सरल शर्तों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। कई बार जो हम किसी के हेल्प के सहायता से ख़रीद लेते हैं या फिर डाउन पेमेंट करके ले लिया, फिर हमें उसको आगे इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदना है तो पे करना है, या कई बार हम ख़रीद नहीं पाते क्योंकि उतना पैसे नहीं होते। तो ये सब भी कारण है जिसकी वजह से जो उपकरण है वो बच्चों तक या बच्चे उपकरण का इस्तेमाल नहीं कर पाते। फिर है देश में बने उत्पादों को लोकप्रिय बनाना और उनकी बिक्री बढ़ाना। ख़ास तौर पर बाज़ार में ऐसे उत्पादों की मांग बहुत कम है। एक विशिष्ट नीति की ज़रूरत है। तो जो भी ऐसे एयर्स एंड अप्लाइंसेस है वो मार्केट में कम मिलता है या फिर उसकी जो जहाँ पे बिकता भी है या मिलता भी है वो सभी को जानकारी नहीं होता, क्योंकि ये स्पेशल बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सड़क के किनारे या फिर मॉल में कहीं भी मार्केट में आप जाओगे ईजिली अवेलेबल है, लेकिन जो स्पेशल चाइल्ड के लिए जो चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको ईजिली अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि हम ये सामान कहाँ से ख़रीद के लाए, कहाँ इसकी उपलब्धता है या किसी दूसरे शहर में है। तो इस वजह से भी जो इसकी पहुंच है वो बच्चों तक ऐसे उपकरणों की पहुंच बच्चों तक कम है या फिर न के बराबर है। पाँचवें, कई तकनीकी सफलता ने प्रयोगशाला को नहीं छोड़ा और परिणाम स्वरूप ऐसे अद्भुत नए उपकरणों के उपयोगकर्ता अनुभवी नहीं बने। बहुत सारे जैसे ऐसा डिवाइसेज है जो वो सफलतापूर्वक जैसे लैब में हम बनाते हैं या फिर बन चुका है, लेकिन वो मार्केट में नहीं आया या फिर जो बच्चे तक उसकी पहुंच नहीं हुआ, मार्केट में नहीं आया, या जब तक मार्केट में नहीं आएगा तो जो जिसकी उसकी ज़रूरत है या फिर उसका प्रचार प्रसार नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा, तो उसको हम कैसे खरीदेंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे भी जो उपकरण है या डिवाइसेस है वो अभी तक जो उपयोग करता है उन तक पहुंचा ही नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट संकल्पना विकास के लिए पाठ सूचना है। जो कंसेप्ट या अवधारणा बच्चे में विकसित करते हैं, किसी पार्ट से रिलेटेड या किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड अवधारणाओं का वर्णन इस प्रकार किया गया जो वस्तुतः कुछ निश्चित पहचान जाने योग्य और लगभग स्थिर अमूर्त बौद्धिक निष्कर्ष अनुभव से निर्मित, जो व्यक्ति को किसी विशेष वातावरण में उसके मनोवैज्ञानिक अनुकूलन को प्राप्त करने में मदद करते हैं। ब्रूनर एट ले 1960 ने इस अवधारणा को इस प्रकार से परिभाषित किया है। जो पहला है संचित संपूर्ण जो स्थिति
प्रतीक, संज्ञा और वस्तु अच्छे व्यक्ति के मन तक पहुँच गया है। अगर किसी चीज़ के बारे में बच्चे के को उसका कंसेप्ट या फिर उसकी अवधारणा बच्चे को बताना है तो वो किस तरह से बताएंगे। एक विचार राय कभी कभी यह संदर्भित करती है कि कोई चीज़ क्या होनी चाहिए या इसका प्रयोग सामान्य कल्पना के लिए किया जाता है। फिर हमारा दूसरा चीज़ों के एक विशेष वर्ग के लिए समान विशेषताओं का समूह है, जैसे 3 कोनों वाला गुण होने के कारण 3 भुजाओं वाली आकृतियाँ शामिल होती है। जैसे अगर हम बच्चे को मैथ्स में अगर बता रहे हैं जैसे स्क्वायर है तो उसका 4 साइड इक्वल होता है, तो जो जिसका 4 साइड इक्वल होगा वही स्क्वायर है। तो इससे भी हम जो स्क्वायर है उसका हम बच्चे में उसकी अवधारणा बता रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कुली और बेक्सन 1978 एक अवधारणा एक विचार या विचारधारा है, विशेष रूप से वस्तु में एक वर्ग की एक सामान्यीकृत अवधारणा, एक अमूर्त अवधारणा। वेबसाइट की न्यू वर्ल्ड डिक्शनरी 1986। तो किसी चीज़ से रिलेटेड या वस्तु से या किसी चीज़ के बारे में बच्चे में अवधारणा किस तरह से हमें विकसित करना है या किस तरह से उनको बताएंगे, बच्चे उस को कैसे अनुभव में लेंगे या कैसे उस चीज़ के बारे में वो जानेंगे। दृष्टिबाधित बच्चे दृष्टि के अभाव के कारण अपने अनविंग घटनों में बुनियादी अवधारणाओं को विकसित करने में विफल रहे, क्योंकि जो वीआई बच्चे वो देख नहीं पाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या ऐसी चीज़ों के बारे में उसके बारे में उससे रिलेटेड जो उसका कंसेप्ट है वो अपने आप में डेवलप नहीं कर पाते हैं। उन्हें अवधारणाओं को उचित और व्यवस्थित ढंग से सिखाया जाना चाहिए ताकि वे दृष्टिबाधित बच्चों के साथ सभी शैक्षिक गतिविधियों में समान रूप से भाग ले सकें। हमें व्यक्तिगत बच्चों की अवधारणाओं का आकलन करना चाहिए और मौखिक और बुद्धिमानी से गणनाओं को बदलने के लिए अनुकूलित करना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड या कुछ भी बच्चे को हम सिखा रहे उससे रिलेटेड अगर ऐसा कंसेप्ट बनाना है तो बच्चे को व्यवस्थित रूप से हमें बताना चाहिए और टाइम टू टाइम ये भी देखते रहना चाहिए कि बच्चे को वो क्लियर हो पा रहा है कि नहीं। अगर बच्चे को क्लियर नहीं हुआ है और हम आगे बढ़ जाएंगे तो वो फिर पीछे छूट जाएगा और उनका क्लियर नहीं हो पाएगा। तो जब भी हम बताएं तो मौखिक रूप से या जिस तरह से भी आप ये पता करना चाह रहे हैं कि बच्चे उसको समझे हैं कि नहीं समझे हैं, तो ये बच्चे के समझने के बाद ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब एक बार किसी अवधारणा को विशिष्ट निर्देश के संदर्भ में सीख लिया जाता है तो क्या हमें अवधारणा की अपनी समझ को मजबूत करने के लिए इसे सामान्य बनाने की आवश्यकता होती है। अगर किसी चीज़ के बारे में हम समझ लिए तो उसको और अच्छे से या उसमें पूरी तरह से निपुण हो जाए, इसलिए हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं कि ये हमें अच्छे से समझ में आ जाए और हम इसमें पूरी तरह से निपुण हो जाए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अवधारणाओं को सीखने वाले व्यक्तियों के लिए बाहरी दुनिया के साथ संपर्क के समान ही महत्वपूर्ण है। जैसे डेली लिविंग जो हमारा डेली का जो रूटीन है या डेली लाइफ है उसमें बहुत सारी जो हमारे आसपास का वातावरण है, पर्यावरण में है, तो उस चीज़ के संपर्क में आने से या उससे इंटरेक्ट होने से भी हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपना कंसेप्ट बना सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अवधारणा के विकास में निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष निर्देश अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे शारीरिक चेतना, शरीर से संबंधित अवधारणा, ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं, शरीर के प्रमुख अंगों के नाम, शरीर के अंगों के बीच संबंध, निचले शरीर के
हिस्से, ऊपर के शरीर के हिस्से जैसे बॉडी पार्ट्स या हमारे ओवरऑल पूरे बॉडी के एक एक पार्ट्स का फंक्शन क्या है, किस तरह से काम करती है, तो ये सारे चीज़ हमें बच्चे को बताना है। बैड टच, गुड टच, तो ये सब भी हमें जो शारीरिक चेतना है उसके अंदर आएगा, और ये सारी चीज़ें हमें जो वीआई बच्चे उनको सिखाना है। फिर एक अमूर्त अवधारणा, वेबस्टर न्यू वर्ल्ड डिक्शनरी 1986। दृष्टिबाधित बच्चे दृष्टि के अभाव के कारण अपने विभिन्न घटकों के साथ बुनियादी अवधारणाओं को विकसित करने में विफल रहते हैं। उन्हें सही और विविध पूर्वक अवधारणाओं को सिखाया जाना चाहिए ताकि वे दृष्टिवान बच्चों के साथ सभी शैक्षिक गतिविधियों में समान रूप से भाग ले सके। हमें व्यक्तिगत बच्चों की अवधारणाओं का आकलन करना चाहिए और मौखिक और बुद्धिमानी से गणना को बदलने के लिए अनुकूलित करना चाहिए। केवल तभी जब एक बार विशेष पाठों में अवधारणाएं सीख ली जाती है तो हमें अवधारणाओं की समझ को सुदृढ़ करना चाहिए और उनका सामान्यीकरण करना चाहिए। दैनिक जीवन में अवधारणाओं को सीखने वाले व्यक्ति के लिए प्रांत समान बाहरी दुनिया के साथ बातचीत उतना ही महत्वपूर्ण है। नेत्रहीन निम्नलिखित क्षेत्रों में बच्चों के लिए अवधारणाएं विकसित करने में विशिष्ट हैं। जो पहला आपका पाठ शारीरिक जागरूकता, शरीर से संबंधित अवधारणाएं, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, शरीर के प्रमुख अंगों के नाम, शरीर के अंगों के बीच संबंध, निचला शरीर, शरीर का सबसे ऊपरी भाग का नाम, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, किसी वस्तु की स्थितिजन विशेषताओं की चेतना, समय चेतना, स्थानिक या स्थान से संबंधित चेतना, गतिविधियाँ, मात्रा, प्रतीकों की चेतना, भावनात्मक एवं सामाजिक है। फिर क्रिया करने के बारे में तर्क करने की क्रिया, अगर कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किस तरह से करना है। शिक्षण अवधारणाओं के लिए दिशा निर्देश, जो पहला अवधारणाओं को पढ़ाने में तर्क संगत शब्दावली का उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरा है कुछ अत्यंत आवश्यक अवधारणाओं को जानबूझकर पढ़ाए जाने की आवश्यकता होती है, जबकि कई अन्य अवधारणाएं दैनिक अनुभवों के भाग के रूप में सिखाई जाती है, जैसे कि गतिविधि के माध्यम से अवधारणाओं का पता लगाने के लिए सुरक्षित वातावरण में पढ़ना हमेशा एक अच्छा विकल्प होता है। माता पिता को अवधारणाओं के विकास में सहयोगी समूह का हिस्सा बनाना चाहिए। जब भी हम अगर किसी चीज़ से रिलेटेड पाठ करवा रहे हैं तो वहाँ पे हमें हो सके तो पेरेंट्स को भी उसमें इन्वॉल्व करवाना चाहिए। अवधारणाओं को सीखने के लिए खिलौने, सहायक सामग्री और सामग्री का उपयोग करना चाहिए। क्षेत्र खिलौने, सहायक सामग्री और इसी तरह के सामग्रियों से व्यक्तिगत जीवन के अनुभव का उपयोग करें। बच्चों में कल्पनाशीलता के विकास के लिए हमेशा माता पिता की भागीदारी की सिफारिश की जाती है, मतलब पेरेंट्स का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। वैचारिक समझ का आकलन, पाठ्यचर्या आवश्यकताओं से संबंधित अवधारणाओं की एक सूची की जांच करके छात्रों के वैचारिक विकास का व्यवस्थित मूल्यांकन आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर भाषा की क्षमता की कमी के कारण उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं हो सकता है, इसलिए उनकी भाषा क्षमता और उनका अर्जित कौशल का उपयोग करके मूल्यांकन किया जा सकता है। यह मूल्यांकन उनकी समझ और प्रदर्शन परिणामों पर आधारित होनी चाहिए। समान तौर पर निर्धारक पिछले अनुभवों और निर्देश भाषा क्षमता, दृश्य प्रदर्शन और सामान्य विकासात्मक स्तर पर निर्धारित होनी चाहिए। जैसे अगर उनके भाषा की क्षमता में कमी है तो उनको स्टार्टिंग में दिक्कत हो सकती है। हमें अगर बच्चे को कुछ भी नया स्टार्ट करवा रहे हैं तो वहाँ पे उनका जो पुराना जो पूर्व ज्ञान है उससे रिलेटेड या देखना चाहिए और टाइम बच्चे का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, उसके बाद ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट गृहकार्य, पहला है दृष्टि हानि के व्यक्तिपरक प्रभाव क्या क्या होते हैं वर्णन करो। दूसरा है शिक्षण मूल्यांकन और संचालन में उपयोग किए जाने वाले उपकरण के नाम लिखिए। तो यहाँ पे हमारा ब्लॉक 1 कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम
ब्लॉक 2 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। स्वाध्यायः परः